नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने भाग 3 की चर्चा कर लिया था, जिसमें हमने मूल अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, आज हम यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य हमारे लिए कौन कौन सी नीतियां बनाएगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन शब्द। आज हम अपने जब हम बचपन में यानी कह सकते हैं एकेडमी की पढ़ाई कर रहे थे, तो आज हमारे गुरु जो थे उनसे हमारी बात हुई। तो बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकलते नहीं। कहने का मतलब यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमको ये काम करना है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो आप बस सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी ना आप उसके सिलेबस के बारे में देख रहे हैं, ना क्लास उसका देख रहे हैं, ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जब आप उस पर आगे बढ़ेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, मंजिल मिलेगा और आगे का रास्ता आपको दिखेगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी यानी हमारे संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। डीपीएसपी यानी जो हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, वो कहां से लिया गया? तो राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है, जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो चर्चा हुई कि हमारे संविधान के क्या होनी चाहिए, कुछ नीति निदेशक सिद्धांत होने चाहिए। तो उसको उन्होंने आयरलैंड के संविधान से ले लिया। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांतों को लिया गया। अब आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड ने जो नीति निदेशक सिद्धांत लिया यानी डीपीएसपी जो लिया है, डीपीएसपी जो आयरलैंड ने लिया है, आयरलैंड ने यह स्पेन के संविधान से लिया हुआ है। तो इसके बारे में हम आज पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। डीपीएसपी है क्या, क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने अनुच्छेद 12 आपको बताया था। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा वर्णित की गई है, यानी राज्य शब्द का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद कहां है, 12 में दिया गया है। क्या है राज्य शब्द की परिभाषा? राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में कही गई है। वहां पर हमने उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ था। जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी कही गई है। ठीक है, डीपीएसपी और क्या बताता है? डीपीएसपी जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे थे, तो प्रस्तावना में हमने देखा था 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। न्याय यानी जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो वहां पर 3 प्रकार की न्याय की हमने चर्चा किया हुआ था। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय यानी 3 प्रकार की न्याय की जो हमने बात किया हुआ था प्रस्तावना में, उन सब की भी चर्चा हमने वहां पे किया था कि जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में भी हमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो वहां पर हमने विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा किया हुआ था कि न्याय क्या है, सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसका विस्तार पूर्वक। यदि आप लोगों ने हमारी
पहली क्लास यानी संविधान सभा वाली जब पहली क्लास यानी प्रस्तावना की जो आपने क्लास नहीं देखी है, तो आप जा करके हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे सारी आपको क्लासेस बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके जो भी क्लासेस हैं सारे वहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर डीपीएसपी में हमने देखा यानी राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है वहां पर न्याय की यानी 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, हम उसको देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य यानी लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है जब कोई बच्चा यानी जब कोई शिशु क्या करता है, जन्म लेता है, तो जब वो जन्म लेता है तो उसके जन्म के जो उसके स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो उसके शिक्षा संबंधित सुविधाएं हैं, वो सारी क्या हो, राज्य के द्वारा उसको क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। यानी लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब यही है। इन सब की चर्चा अब हम आगे करेंगे कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अनुच्छेद 36 हमने देख लिया। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में भी वर्णन है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी जो हमारे, ये भी एक प्रकार का किसका भाग है, एफआर का भाग है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन उसमें क्या है, राज्य जो हमारे अधिकार हैं हम उसको सरकार के द्वारा क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, छीन सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो हमारे अधिकार दिए गए, हम सरकार से ले नहीं सकते हैं। सरकार अपनी इच्छा के अनुसार यदि उसके पास वह सक्षम है देने के लिए तभी वो दे सकता है। तो वही कह रहा है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात हम अपने जो हमारे अधिकार यानी डीपीएसपी में दिए गए हैं उसको हम न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण की अभिवृत्ति का मतलब क्या है? यानी लोक कल्याण की अभिवृत्ति का मतलब यही है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार इसमें आपको क्या करेगी, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये जो चीजें हैं यानी न्याय की बात करता है अनुच्छेद 38 में। यानी लोक कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? जब हम किसी को सामाजिक तौर पर क्या करें, उसको आगे बढ़ाएं। जैसे कह रहा है कि आर्थिक, कोई गरीब घर का लड़का है और उसके इनकम यानी जो उसका आय का स्रोत है, मान लीजिए यह एक अमीर घर का है और ये क्या है, गरीब घर का बच्चा है और इससे शिक्षा हासिल करनी है। तो शिक्षा कैसे हासिल करेगा? जब इसके इतना ये पहुंचेगा, इसके यानी जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति की बराबरी करे। तो अमीर व्यक्ति की बराबरी कैसे करेगा? यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे हम आर्थिक सहायता देंगे। आप देखते होंगे कि सरकार क्या करती है, जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है या ओबीसी के कुछ विशेष आरक्षण देती है। जैसे आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हैं तो यदि उस फॉर्म की फीस आप देखेंगे, जो फीस हम लोग जमा करते हैं फॉर्म भरते समय, यदि जनरल की फीस 100 रुपये है तो वहीं पे आप देखेंगे एससी वर्ग और एसटी वर्ग की फीस 50 रुपये या मुफ्त हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको कैसे बराबरी के पावदान पर लाया जाए, इसकी बात करता है। ठीक है, चलिए अब हम अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन।
यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है कि चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री और पुरुषों को यदि वह समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन क्या हो, समान रूप से मिलना चाहिए, यानी उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं यहां पर एक अध्यापक के तौर पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए कि मेरी क्लास की जो इनकम है, वह 10 रुपए है, और आप लोगों की क्लास में अन्य अध्यापिका भी हैं, वो भी पढ़ा रही हैं, तो उनका भी जो इनकम है, उनका भी इनकम क्या होगा, 10 ही रुपया होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि वो भी अध्यापन कार्य कर रही हैं और हम भी अध्यापन कार्य ही कर रहे हैं। तो जब समान प्रकार के यदि हम कार्य कर रहे हैं तो जो उसका वेतन होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। उसमें महिला के नाम पर ये नहीं कि उनमें उनका वेतन कम होना चाहिए या पुरुष होने के नाते हमारा वेतन अधिक होना चाहिए। अनुच्छेद 39 यही कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे कि प्राइमरी विद्यालय में कुछ शिक्षक लोग क्या किए कि जो वहां पर परमानेंट टीचर हैं और जो वहां पे एक शिक्षा मित्र वर्ग के लोग कार्य क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों ने इसी को आधार बनाकर क्या किए थे, कोर्ट गए थे। तो उनकी बातों को उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो आपकी, ठीक है आप समान कार्य कर रहे हैं, वो भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं और वो भी, लेकिन आप लोग का क्या है कि जो भी है, जो मानक है उस पर आप नहीं है। इस आधार पर उनको क्या किया गया था, इसका नहीं दिया गया था। सरकार इसके मानने के लिए भी क्या है, बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी यह हुआ समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। अब क्या है 39 का, 39 का क्या कहता है, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि मान लीजिए आप का कोई जमीन है या आपसे किसी की लड़ाई हो गई और उस पे आप क्या किए, मान लीजिए यह क्या है, आपका जमीन है और इस जमीन पर किसी व्यक्ति का उस पे क्या किया, जबरदस्ती अधिकार कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। अब आपको क्या करनी है, कानून से सलाह मशवरा करना है, यानी सहायता लेनी है। तो आप क्या करेंगे, पुलिस थाने पे जाएंगे, चौक जो भी पुलिस थाना आपका होगा नियर, वहां पर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, जो वहां पे सिपाही या दरोगा जो लोग होंगे उनसे आप क्या करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे। भले है यह है कि यदि आप जाते हैं और वो पुलिस महोदय वैसे ही बदनाम हो गए हैं, कुछ लोग हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, तो कुछ लोग आपसे पैसे लेते हैं कि हम तभी आपको सलाह देंगे जब आप हमें पैसे देंगे, तो उनका है। लेकिन सरकार यहां पर क्या कर रही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी 39 क के तहत क्या करे, निशुल्क विधि सहायता, यानी जो भी कानूनी सहायता आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का फीस नहीं देना होगा। सारी सहायताएं आपको क्या होंगी, मुफ्त और निशुल्क दी जाएंगी। यह था 39 क। जब भी आप संविधान पढ़ें तो जब भी आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जब आपको क दिखे, यानी कॉलम में आपको क दिखे, ख दिखे, यानी क ख ग घ अंगा जो भी आपको दिखे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वह संविधान में क्या हुआ है, अलग से जोड़ा गया है, यानी बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में नहीं था लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया है। जोड़ने का मतलब आप कह सकते हैं, जब आप देखेंगे कि कोई भी सड़क का निर्माण किया जाता है, तो सड़क का जब निर्माण किया जाता है तो जो सड़क होती है 2 साल 4 साल के बाद क्या होती है, उसमें कहीं कहीं दरारें या टूटने शुरू हो जाती हैं।
कुछ टाइम पे बाद जब वो कहीं कहीं टूट जाती है तो सरकार क्या करती है कि पूरे सड़क का तो निर्माण करा नहीं सकती है, कहीं कहीं जो टूटे हैं यानी उसकी मरम्मत कराती है। तो जब मरम्मत कराती है तो उसको क्या कहते हैं, यानी जब सड़क है उसको मरम्मत करा देते हैं तो एक देहाती भाषा में कहते हैं उसे चकती जोड़ देना। यानी जो सड़क टूटी हुई थी उसको मरम्मत कराने के बाद उसे फिर से रिपेयर कर दिया गया है, यानी चकती जोड़ दिया गया है। तो क्या है, वही संविधान है। जब मूल संविधान बना तो सिर्फ अनुच्छेद 39 था, लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, 39 को जोड़ दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल इसको समझिए। कहने का मतलब है कि यदि आपने कोई कपड़े खरीद के लाए और कपड़े नए हैं, ब्रांडेड हैं, और आपके कपड़े क्या हुए, कहीं फट गए। जब फट गए तो उसमें क्या किया आपने, अलग से कोई इसमें क्या किया, डिजाइन डलवा लिया। तो वही है कि जब भी आपको संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क ख ग घ अंगा ABCD कुछ भी दिखे तो ये समझिए कि वो मूल संविधान का भाग नहीं है, उसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 का कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। किसका? ग्राम पंचायतों का संगठन। तो जब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात रखी गई थी, BN राव ने कहा, ठीक है, कि ग्राम पंचायत की बात, तो दो लोग उसमें डिबेट चला, गांधी जी और BR अंबेडकर। BR अंबेडकर ये दो लोग थे। गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसके फेवर में नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतों का विकास तभी हो सकता है जब वहां पर ग्राम पंचायतों का क्या हो, गठन हो। लेकिन BR अंबेडकर साहब यानी भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों का गठन न किया जाए। न करने का मतलब उनका कहने का यह था कि जब ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा तो उनका क्या होगा, विकास सही तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे कहने का उनका मतलब था कि यदि सरकार यानी केंद्र सरकार से 1 रुपया क्या हो, 1 रुपया चलकर ग्राम पंचायत तक पहुंचती है तो पैसा क्या होगा, पहुंचते पहुंचते लगभग 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसा ही बचेगा, यानी 75 पैसे का क्या होगा, करप्शन यानी घोटाला, भ्रष्टाचार हो सकता है। गांधी जी का मानना था ठीक है 25 पैसा तो पहुंचेगा ही ना। 1 रुपया यदि हम 100 पैसे यानी 1 रुपये भेजते हैं, मतलब 100 पैसे यदि हम बेचते हैं, 75 पैसा यदि भ्रष्टाचार में ही खत्म हो जाता है, 25 पैसा ही पहुंचता है, तो 25 पैसे में ही क्या होगा, गांव का विकास होगा, यानी ग्राम का विकास होगा। सोचिए गांधी जी की कितनी दूरदर्शिता थी, कितनी बड़ी सोच रखते थे। हमारे देश की आजादी में उनका क्या योगदान था। तो गांधी जी ये कहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, भीमराव अंबेडकर कहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन न किया जाए, और दोनों लोग बड़े नेता थे। तो जब डिबेट इन लोगों में हो रही थी कि गठन हो, वो कहते हैं गठन नहीं हो, गठन हो, गठन नहीं हो, तो जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे यानी बिहारी बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा क्या बात है, किस बात को लेकर आप लोगों में बहस चल रही है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं ग्राम पंचायतों का गठन हो, अंबेडकर जी कहते हैं मैं चाहता हूं नहीं हो। तो हम जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं ठीक है, क्या दिक्कत है, ग्राम पंचायत का हम गठन कर देते हैं, ग्राम पंचायत का हम गठन कर देते हैं। भाई अब जब कहते हैं ग्राम पंचायत का गठन कर देते हैं तो गांधी जी तो खुश, लेकिन अंबेडकर जी यहां पर क्या है, दुखी हो गए। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा अंबेडकर बाबू ऐसा करते हैं, जो ग्राम पंचायत का हम गठन कर रहे हैं ना, उसको हम मूल अधिकार में क्यों डालें, उसको DPSP में रखते हैं, अनुच्छेद 40 में। जब हम उसे DPSP में रखेंगे, जिस राज्य सरकार को लगेगा
कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए वो अपना करेगा, जिस राज्य सरकार को नहीं लगेगा वो ग्राम पंचायत का विकास नहीं करेगा। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली एक शहर है, वहां पे ग्राम पंचायत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। जो महानगर पालिकाएं हैं वहां पर ग्राम पंचायत आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब यहां पर गांधी जी भी खुश हो गए, अंबेडकर जी भी खुश हो गए, यानी राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, दोनों लोगों की बात को समाप्त किया, जो भी उनके मध्य विवाद थे उसको अच्छे से सुलझाया। यह था ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 41। जैसा कि हमने चर्चा आप लोगों से शुरू किया, डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में है। फिर 37 देखा, 38 देखा, 39 देखा, 39 क देखा, 40 हमने देखा। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशकों में सरकारी सहायता, यानी कुछ दशकों में क्या करना, सरकारी सहायता प्राप्त करना। तो सरकारी सहायता का मतलब क्या है, यानी सरकारी सहायता का मतलब है लोक सहायता। लोक सहायता, ये लोक सहायता क्या है, यानी जो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशकों में क्या करना, सरकारी सहायता। सरकारी सहायता यानी लोक सहायता। लोक सहायता कैसे उपलब्ध कराएं, लोक सहायता मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, या कोई छोटा बच्चा है, या कोई बेगार है। यानी क्या है लोक सहायता में, देखिए आप बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हैं, बेगार है, कोई बीमार व्यक्ति है, तिनको सहायता आप कैसे देंगे। तिनको सहायता, जो बुजुर्ग हैं, आप देखेंगे कि राज्य सरकार क्या करती है, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ सरकारें क्या कर रही हैं, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दे रही हैं, विधवा पेंशन मिल रहा है। तो क्या है, लोक कल्याण की भावना, यानी लोक सहायता। हम लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं, यानी लोक मतलब लोग यानी जनता, उनकी सहायता हम कैसे करेंगे। मान लीजिए जो बुजुर्ग हो गया है, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता है, अपने क्रियाकलाप ही सिर्फ कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या काम करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो उनको कैसे सहायता दिया जाए, तो उनकी सहायता क्या है, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दे दो। जो विधवाएं महिलाएं हैं, विधवाएं महिलाओं को वृद्धा पेंशन दे दो। तो ये क्या है, एक प्रकार की लोक सहायता। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्ति की आप सहायता कैसे करेंगे, सामुदायिक केंद्रों पर उसकी मुफ्त में क्या हो, इलाज की व्यवस्था हो। दिव्यांग व्यक्ति इसी में है, दिव्यांगों की सहायता आप कैसे करेंगे। दिव्यांग का मतलब जो विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप हैं, जिनको चलने में असुविधा, यानी सामान्य लोगों से क्या हो, असामान्य हो, उनको चलने में दिक्कत हो, दिखाई ना देता हो, सुनने में प्रॉब्लम हो। तो इन सब, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों की सहायता कैसे करेंगे। दिव्यांग लोगों को जो उनके चलने की साइकिल होती है, साइकिल दे दें, स्कूटर दे दें, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोक कल्याण यानी लोक सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 41 में कही गई है, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, न्याय संगत कार्य और मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। न्याय संगत और मनोचित दशा का मतलब क्या है, न्याय संगत और मनोचित दशा की बात कर रहे हैं। यानी मनोचित दशा का मतलब होता है कि जो काम देगा, मनोचित दशा का मतलब जो काम देगा। मान लीजिए सरकार ने हमें कोई काम दिया, प्राइवेट कंपनी की तो बात नहीं करेंगे, सरकार क्या कर रही है, जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, दमे के पेशेंट हैं, ठीक है, और आपको जो रेलवे की गाड़ियां, अब तो खैर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाली हो गई हैं, विद्युत से जो चलती हैं, या डीजल इंजन वाली हो गई, लेकिन पहले आप देखेंगे
भाप से इंजन चला, मतलब भाप से रेलगाड़ियां चलती थी। तो जब भाप से रेलगाड़ियां चलती थी तो कोयला उसमें लगाया जाता था इंजन को चलाने के लिए। तो जब कोयला लगाया जाता था तो कोई व्यक्ति उसमें कोयला झोंकता था यानी डालता था। तो अब उसके धुएं क्या होंगे, जो उसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जो भी उसमें गैसेस निकल रही हैं, अब क्या होगा, उस व्यक्ति के ऊपर आएगा, उसके श्वास के माध्यम से उसके शरीर में जाएगा, और वो दमा का पेशेंट है तो क्या वह काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मनोचित दशा का मतलब जैसी उसकी स्थिति है, यानी स्वस्थ यदि वह व्यक्ति है तो उसके अनुसार उसे काम दिया जाए। मान लीजिए कि कोई रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी के विभाग में किसी महिला की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई, और उसकी नियुक्ति हुई, और वह महिला, आपको पता है कि ग्रुप डी के जो काम होते हैं वो 4th क्लास के होते हैं, यानी रेलवे पटरियों पर काम करना, जो प्लेटफॉर्म है वहां पर कुछ काम होते हैं। तो ऐसे काम, और वो किसी महिला की जब नियुक्ति हो रही है और कोई महिला है और वह महिला क्या है, प्रेग्नेंट है यानी गर्भावस्था में, और उस महिला से हम धूप में रेलवे की पटरियों पर काम करने को बोले तो उस काम को नहीं कर सकती है। तो मनोचित दशा का मतलब है कि जैसी उसकी स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार उसे क्या करें, आप काम दें। अगला कह रहे हैं प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएं। प्रसूति सहायता का मतलब यह है कि यदि कोई महिला गर्भवती है यानी बच्चे को जन्म देने वाली है तो आप क्या करें, उसे सहायता, प्रसूति सहायता मतलब उसे जो पोषण है यानी पोषण युक्त उसे भोजन उपलब्ध कराया जाए। वह नौकरी पीरियड में है तो जो उसकी नौकरी है यानी बच्चे के जन्म से 3 महीना पहले उसको छुट्टी दिया जाए यानी लीव पर, और बच्चे के जन्म के बाद भी 3 महीने की छुट्टी यानी कुल मिलाकर 6 महीने की छुट्टी उसे दिया जाए। और इस छुट्टी के दौरान यानी जो उसने अवकाश लिया उस अवकाश के दौरान उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। अब देखिए यहां पर जब प्रसूति सहायता की बात करते हैं तो आपके मन में यहां प्रश्न बनता होगा कि सर कि महिला जो है, महिलाओं को तो छुट्टी मिल रही है, 3 महीना इधर 3 महीना उधर 6 महीना, तो साल में उन्हें 6 महीना सिर्फ नौकरी करना है। 6 महीने के बाद, साल भर के बाद पुनः वो प्रेग्नेंट हो गई तो पुनः वो 6 महीने की छुट्टी पे हो गई। और मान लीजिए वह महिला, महाभारत की एक किस्सा आपको याद होगा, कौरव और पांडव, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। तो जो गांधारी थे, गांधारी के 100 पुत्र थे, तो आप कहेंगे 100 पुत्र थे यानी 100 साल, कितने हो गए, 100 साल। और यदि सरकारी नौकरी करती तो फिर इनको 100 साल की नौकरी में ये सिर्फ कितनी 50 साल ही नौकरी करती यानी 50 साल छुट्टी, तो जी नहीं, सिर्फ यह नियम जो है यानी जब कोई गर्भवती महिला है तो उस गर्भवती महिला को डिलीवरी के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद ही छुट्टी, यानी सिर्फ 2 बच्चों पर ही नियम लागू होता है। उसके बाद आप 3 करें, 4 करें, 10 करें, इस पे यह नियम लागू नहीं होता है। फिर कहेंगे सर पुरुषों के साथ नाइंसाफी है, तो पुरुषों को भी छुट्टी मिलती है, और पुरुषों को छुट्टी कैसे मिलते हैं, तो आप सोचोगे कि पुरुषों को छुट्टी क्यों दिया जा रहा है, पुरुष तो मां बनेगा नहीं यानी पिता बनेगा सिर्फ, वो बच्चे को तो जन्म देगा नहीं। तो पुरुषों को छुट्टी सिर्फ 1 महीने की मिलती है। और 1 महीने की छुट्टी कैसे, कि मान लीजिए कि वह पुरुष है और उसकी जो महिला है यानी जो उसकी धर्म पत्नी है, जो उसकी पत्नी है, उस यानी उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप देखेंगे डिलीवरी यानी जब हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप के लिए तो डॉक्टर बता देते हैं कि इस महीने में इस डेट के आसपास क्या होगा, बच्चा होगा, यानी 1-2 दिन तो इधर उधर होता है। तो डिलीवरी के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद यानी अपनी पत्नी की देखभाल के लिए, उसकी
सुख सुविधा, उसके रख रखाव, बच्चे को ध्यान रखने के लिए उसके पति को भी 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। अब बच्चा हो गया, अब दोनों लोग यानी मियाँ बीबी दोनों लोग यदि सरकारी नौकरी में हैं तो जो उसके हस्बैंड हैं, यानी मान लीजिए जो रामू नाम का हस्बैंड है, 1 महीना बाद यदि वो अध्यापक हैं तो स्कूल पर पढ़ाना शुरू कर देंगे, और जो उनकी पत्नी है 6 महीना बाद यानी डिलीवरी के 3 महीना बाद वो भी क्या करेंगी, स्कूल पर जाकर अध्यापन कार्य पुनः प्रारंभ कर सकती हैं। ये था हमारा अनुच्छेद 42, प्रसूति सहायता कैसे उपलब्ध कराएं। अब अगला है, आप अनुच्छेद 43 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम कराते हैं तो उसे क्या करें, उसके जीवन जीने तक, मतलब जीवन यापन के लिए जो उसने काम किया कम से कम उतनी मजदूरी उसे क्या करनी चाहिए, दे देनी चाहिए। जैसे कि जब हम स्वतंत्र अनुच्छेद 23 की बात कर रहे थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमने दास प्रथा के बारे में बताया, जमींदारी प्रथा के बारे में वहां पे चर्चा किया हुआ था। तो वहां पे जो लोग रखे जाते थे, जो वहां पर लोग रहते थे, उनसे काम कर लिया जाता था और काम के बदले उन्हें क्या हुआ, उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो जब उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी तो उसके लिए क्या किया, फंडामेंटल राइट्स यानी आपके मूल अधिकार लाए गए। तो उसी प्रकार कह रहा है निर्वाह योग्य मजदूरी, यदि हमें कोई किसी का हम काम कर रहे हैं या कोई हमसे काम करवा रहा है तो क्या करेगा, कम से कम इतनी उसके जो मजदूरी है इतनी मजदूरी उसे दे दे कि वो अपने जीवन यापन कर सके। ठीक है, अब हमने अनुच्छेद 43 के बारे में देखा। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब क्या है? समान सिविल संहिता का मतलब है कि देश के जो कानून होंगे, जो विधियां होंगी, जो रूल्स होंगे, वो सबके लिए क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि आपने देखा कि बहुत दिनों तक मुद्दा चलता रहा 3 तलाक का, और 3 तलाक को लेकर के आप देखेंगे कि 3 बार तलाक बोलने से क्या होता था कि जो मुस्लिम संप्रदाय की महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी। पुरुष तो अगला विवाह कर लेता था, लेकिन पुरुष जो महिला थी उसकी विवाह नहीं हो पाती थी, उसका जीवन यापन कैसे चला। इससे को देखते हुए न्यायालय ने क्या किया, 3 तलाक की जो पद्धति थी उसको समाप्त किया। उसने कहा कि जो आपकी रीतियां हैं, यानी जो धर्म के अनुसार, जो आप अनुच्छेद 25 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की बात करता है। उस अकॉर्डिंग यानी उस आधार पर आप कर सकते हैं, यानी आप अपने रीतियों को मान सकते हैं। लेकिन देश के लिए, देश का जो संविधान है, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस क्या है, सर्वोच्च है, उसका निर्णय ही क्या होगा, मान्य होगा। सभी लोगों के लिए क्या होगा, समान सिविल संहिता होगी, यानी सबके लिए समान रूप से क्या होगी, कानून व्यवस्था होगी। आप देखेंगे कि हमने वहां पे सिख धर्म की बात की थी, हमने जैनों की बात की थी, हमने हिंदुओं की बात की थी, हमने मुस्लिमों की भी बात की थी। ठीक है, तो आपके जो कल्चर हैं आप करिए। आपके हिंदू हैं, दिवाली मनाना है, दशहरा मनाना है, गणेश चतुर्थी मनाना है, आप करिए। मुस्लिम है, आप ईद मनाते हैं, मनाइए। आपके जो त्योहार हैं आप करिए, लेकिन जो कानून है वो क्या होगा, सबके लिए समान होगा, सबके लिए एक समान यानी एक प्रकार का होगा। ठीक है, यह है हमारा समान सिविल संहिता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 यानी आर्टिकल्स 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी 6 वर्ष से कम, यानी 0 से 6 वर्ष और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षा दे।
यानी 0 से 6 वर्ष, यानी जब बच्चा, आप देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब हम प्रसूति सहायता आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने इसीलिए उतना ही आपको चर्चा किया था, लेकिन आगे हमने बोला कि इसकी चर्चा करेंगे। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा, यानी जब बच्चा जन्म लिया, तो आप देखेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है, यानी जन्म लेने से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या आप देखेंगे कि बच्चों को तमाम प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, चेचक, खसरा, पोलियो का टीका, जो भी टीके होते हैं, बीसीजी वगैरह सब कुछ लगाया जाता है। ठीक है, यानी वहां पर उनको टीके लगाए जाते हैं और ये सरकार द्वारा उनको क्या होती है, मुफ्त दी जाती है। अब ये अलग बात है कि जो वहां पर नर्सेस होती हैं, जो सेविकाएं होती हैं अस्पताल में, तो उनको वो क्या होती है, लालचवश कुछ पैसे मांग लेते हैं, तो 10-20 आपको भी दे देनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी चीज है। गलती कहाँ होती है कि जब वो जो सेविकाएं हैं, आपकी सुविधाएं, आपकी देखभाल के लिए जो नर्सेस वहां पर हैं, वो जबरदस्ती आपसे जब पैसे मांगती है तो वो वहां पर अनुचित करती हैं। आप अपनी खुशी से उसे जो कुछ देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं सरकार द्वारा क्या है, मुफ्त दी जाती है। अगला कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, तो सरकार 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। और ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से दें। और इसी को हमने चर्चा किया था अनुच्छेद, जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे, तो मूल अधिकार की हमने बात किया था वहां पे फंडामेंटल राइट्स में, किसकी, अनुच्छेद 21A या 21 क की बात की थी। 21 क में क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा और ये बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में सीधा लिखा है, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि बच्चे का मूल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाए। बच्चा चाहे तो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से या गार्जियन से अधिकार को ले सकता है, उसके माता पिता भी उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 45। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण, यानी जो निम्न तबके वर्ग के लोग हैं उन वर्ग के बच्चों को कैसे ऊपर लाया जाए, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उसको सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार की बात हो, तो वहां पर उनको क्या किया जाए, कुछ आरक्षण देकर उनको क्या किया जाए, ऊपर लाया जाए, ताकि वो अपने आप को समाज से अलग ना समझें, अपने आप को समाज से भिन्न ना समझें। ठीक है, अभी तक तो इसको स्टैंड कर दिया गया है, यानी पहले था 2020 तक, अब जो आरक्षण हटाने की बात थी पहले 2020 में खत्म करने की थी, लेकिन अब इसे 2030 तक कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी सरकार आरक्षण को खत्म करना नहीं चाहती है। एक कड़वा सच है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या है, वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है, तो अपने लोगों को खुश करना सरकार की जिम्मेदारी है, लोग कैसे खुश रहें उसके लिए क्या किया गया, इसको 2030 तक आरक्षण को ढकेल दिया गया। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है कि सरकार पैसा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराबों पर प्रतिबंध लगाएगी। यानी पोषण युक्त आहार, यहां पर गलत लिखा हुआ है, पोषण युक्त आहार है, पोषण युक्त आहार, यानी आप देखेंगे कि सरकार क्या करती है, पोषण युक्त आहार, सरकार आपसे एमएसपी जो है, एमएसपी के आधार पर क्या करती है, आपसे जो अनाज है खरीदती है, चाहे गेहूं है, धान है, चावल है, दाल है, जो भी है, क्या करती है सरकार आपसे एमएसपी के, यानी मान लीजिए एमएसपी क्या है 2000, मान लीजिए 2000 एमएसपी उसने रख दिया, 2000 पे उसने क्या किया, गेहूं आपसे खरीद लिया, लेकिन वही सरकार आपको गेहूं कितने में दे रही है, 2 रुपया प्रति केजी के तौर पे देती है, 2 रुपया 3 रुपया। तो क्या है, पोषण युक्त आहार। आप देखेंगे कि जो हमारी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ती लोग हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या मिड डे मील है, उन मिड डे मील के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से क्या करती है सरकार, पोषण युक्त भोजन लोगों को क्या करती है, उपलब्ध कराती है। यानी ये अनुच्छेद 47 कह रहा।
फिर कह रहा है शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाएं। नशीली दवाएं का मतलब है कि आप देखेंगे कुछ समय पहले, आप लोग के समय में पता नहीं वो दवाएं आ रही होंगी कि नहीं आती होंगी, कुछ टाइम पहले, आज से लगभग बात करें तो 8-10 साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले कोरेक्स नाम की दवा आती थी। कोरेक्स नाम की दवा पर सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा बताया जाता है कुछ उसमें नशीली दवाएं की मात्रा यानी ज्यादा अधिक होती थी, यानी अल्कोहल की मात्रा अधिक होती थी, इसलिए उसमें क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर कह रहा है क्या कि शराब पर प्रतिबंध लगाएं। आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत सारे जगहों पर क्या किया गया, शराब पर बैन लगा दिया गया। बिहार में अभी आप देखेंगे सरकार ने क्या किया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात में भी, वहां पर भी क्या है, सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, तो शराब पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये सारे काम यानी जो लोक कल्याण यानी लोगों के हित की बात होती है, तो सारी की सारी क्या है, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बताया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 48 का। तो हमने अनुच्छेद 47 देखा, हमने अनुच्छेद 46 की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 48 के बारे में। 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि यानी हम बात करेंगे यहां पर अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि जो राज्य है, राज्य कृषि और पशुपालन के सुधार है तो क्या करेगी, उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगी। उन्नत तकनीक यानी कृषि में क्या करेगी, नई नई तकनीक लाएगी। जो हमारे पशु हैं, पशुओं से अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध हो और उनके अच्छे अच्छे ब्रीड्स आए, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, इस पे कदम उठाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले क्या होता, गायों का वध किया जाता था, यानी गायों की हत्या कर दी जाती थी, यानी उसके मांस को लोग खाते थे। तो उस पे भी सरकार क्या करेगी, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 48। यानी राज्य क्या करेगी, राज्य कृषि में सुधार करेगी, जो पशु हैं पशुओं में सुधार करेगी और पशुओं की हत्या पर भी क्या करेगी, प्रतिबंध लगाएगी। अब हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 48 क। हमने अनुच्छेद 48 क में क्या है, अनुच्छेद 48 क कहता है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किसके दायित्व है, सरकार का। यानी जो पेड़ों की कटाइयां हो रही हैं, जो जंगलों में जानवरों को पकड़ के बीफ यानी मांस के लिए लोग यूज करते हैं, उन सब पर भी क्या करेंगे, उन सब की सुरक्षा का जो दायित्व है वो सरकार के ऊपर है। आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, शेर और चीते को मार दे रहे हैं, हाथियों को, हाथी के दांत की स्मगलिंग की जा रही है, उनकी हड्डियों की स्मगलिंग की जा रही है। तो इन सब पर नकेल लगाने के लिए अनुच्छेद 48 का बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक क्या, यानी राष्ट्रीय स्मारक का मतलब है कि मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली का लाल किला हुआ, दिल्ली का लाल किला हुआ, आगरा का ताजमहल, बुलंद, आप देखेंगे कि फतेहपुर सिकरी में जो है बुलंद दरवाजा है उसकी, यानी जो भी हमारे कुतुब मीनार की बात करें, चाहे आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, या हमारा इंडिया गेट हो, या गेटवे ऑफ इंडिया, जो भी हमारे स्मारक हैं उन सब की रक्षा, उनका संरक्षण करने का दायित्व किसका होगा, वो सारा का सारा दायित्व सरकार का होगा। और यह कहां लिखा गया है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। जब कार्यपालिका क्या होगी, न्यायपालिका से अलग होगी, तो क्या होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सकती है। यदि स्वतंत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें अड़चन कार्यपालिका दे सकती है। इसलिए कार्यपालिका को क्या किया गया है, न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा क्या करना,
सुरक्षा देना। जैसे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, कैसे बढ़ाई जाए, उसके बारे में अनुच्छेद 51 में कहा गया। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रमंडल देश हैं, चाहे हमारे एससीओ का बैठक होता है, चाहे दक्षेस का सम्मेलन होता है, या चाहे बिम्स्टेक का भी, तो क्या है अनुच्छेद 51 में इसके द्वारा क्या करना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। फिर हम बात करेंगे कि भारत के जो सभी राष्ट्र हैं उनको क्या करना है, न्याय संगत व्यवहार के तहत हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन सब की चर्चा अनुच्छेद 51 में की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे महत्व दें और कैसे उनको महत्व को और आगे बढ़ाएं और देश की प्रगति में उनका कितना योगदान हो सकता है। तो आज हमने चर्चा किया भाग 4 के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 36 से 51 की पूरी चर्चा की हमने। कल हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो वर्णित है उसकी चर्चा हम करेंगे। टाइम मिला उसके बाद हम जितना हमने मूल अधिकार या डीपीएसपी की जो हमने चर्चा किया यानी फंडामेंटल राइट से लेकर फंडामेंटल ड्यूटी, उसकी चर्चा पुनः एक बार किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपने हमें इतना धैर्यपूर्वक सुना और समझा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।